वेलकम टू आई एस पी सी एस एस्पेंट चैनल। और स्टार्ट करने वाले हमारा द हिंदू करंट अफेयर MCQ। ये जो हिंदू करंट अफेयर MCQ है, इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू MCQ। ये 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको इसमें शामिल किया गया। ये बेसिकली आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू करंट अफेयर MCQ। तो जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टीडली इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट डिकेड, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया का जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, है ना, पिछले 10 वर्षों में स्टीडली इम्प्रूव हो रहा है, राइट। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट्स अगर देखते हैं ना, तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या बेसिकली? तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम ग्राफ देखें तो 2000 आपके 12 का ग्राफ, 2012 से लेकर के 2020 का अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, तो इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हुआ, पहले 2012 में 131 था आपका इंडिया का रैंक। उसके बाद फिर ये 2014 में करीब आपके 134 हुआ, राइट, रैंक। ये रैंक का बढ़ना मतलब आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अगर रैंक अगर घटेगा तो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक होगा वो इम्प्रूव होगा, राइट। तो उसके बाद फिर 2016 में फिर से 130 हुआ। उसके बाद ये घटते 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 2020 में ये हो गया करीब 63, राइट। तो अभी फ़िलहाल इंडिया का रैंक आपका ग्लोबल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक है। तो ऑब्वियसली इंडियाज़ रैंक इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्टीडली इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट डिकेड। तो ये स्टेटमेंट पर गलत हो जाता है यहीं पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिकेड में नहीं हो रहा है, 2016 से आपका इम्प्रूवमेंट चालू हुआ है यहाँ से। ये जो आपका डाउनफॉल देख रहे हो ना, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। ये जितना नीचे जाएगा उतना आपका इम्प्रूव हो रहा है रैंक, ठीक है। यानी अगर कहें कि 1 से 20 जिसका रैंक आता है तो वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना उस कंट्री में बहुत अच्छा माना जाता है, फ्रेंडली ऑपरेशन माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक पिछले 1 दशक से लगातार सुधार हो रहा है। तो ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है, सुधार नहीं, है ना। पिछले 1 दशक में नहीं हो रहा है ना, 2016 से लेकर 2022 के बीच का है, 2020 का है। तो पिछले अगर हम 5 वर्षों में बोलें तो सुधार हो रहा है, राइट। तो 1 दशक में नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। तो जब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट, तो हम इसी से हमें आंसर निकाल सकते हैं, राइट। आपका MCQ को ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, 1 इज़ रॉन्ग, तो 1 इज़ रॉन्ग, तो 1 कहाँ कहाँ पे, यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, यहाँ भी है, ये तीनों गलत हो गए हैं फिर, राइट। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। बाकी क्या बच गया, बी आंसर, तो बी आपका सही है। हम ऑप्शन एलिमिनेशन हम इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एक्चुअली। कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। क्या वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? तो ये अपने आप में एक सही रिपोर्ट है, सही स्टेटमेंट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आपका वर्ल्ड बैंक आपको पब्लिश करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, रैंकिंग डिनोट्स हाउ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इज कंड्यूसिव फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ये जो रैंकिंग होता है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, इससे पता चलता है कि आप किसी कंट्री में बिजनेस करना कितना, उसके लिए वातावरण कितना अच्छा है, राइट, या वातावरण कितना अनुकूल है। तो ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट, 2 and 3। तो बी 2 and 3 इसमें राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेफरेंस ऑफ फॉलिंग रूपी अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, क्या बोल रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट हो रहा है। हमने अक्सर न्यूज़ में रहता है आपका कि रुपए हमारा गिर रहा है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। तो उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो US फेडरल रिजर्व डिक्रीजेस इंक्रीज रेट कॉजेस FPI फ्लोज टूवर्ड्स US, है ना। क्या US फेडरल रिजर्व डिक्रीज किया अपना इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण FPI जो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, राइट, क्या वो US की तरफ भाग रहे हैं, क्या US की तरफ जा रहे हैं क्या, राइट। तो ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। अगर कंट्री अपना इंक्रीज रेट डिक्रीज करेगा, राइट, कोई अगर कंट्री अपना इंक्रीज रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज करेगा तो कभी भी इन्वेस्टर उसके पास नहीं जाएंगे, राइट, वहाँ से और भागने की कोशिश करेंगे।
तो ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है, डिक्रीज़ ना हो करके यहाँ पर ये गलत है आपका, इंक्रीज़ होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए? इंक्रीज़, राइट। अगर यूएस ने अगर इंक्रीज़ किया इंटरेस्ट रेट तभी तो एफपीआई वालों को अच्छा लगेगा कि वहाँ पे जाएंगे तो हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो यानी यूएस फेडरल रिजर्व में ब्याज की दर में कमी के कारण कमी नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ के ब्याज दर में बढ़ोतरी किया गया है, राइट। तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। और एफपीआई क्या होता है? बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, पैसिव, और ये हमेशा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह में इन्वेस्ट करते हैं। और ये डिपेंड करता है बेसिकली आपका मार्केट पे निर्भर करता है। मार्केट जहाँ अच्छा दिखा ये वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर एफपीआई का बढ़ना इसका मतलब मार्केट का वोलेटिलिटी होना, राइट। ये मैंने सारे जो आपके न्यूज़ आप देख रहे हो जो करंट अफेयर बेस्ड, और इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है ना, हमने अपने करंट अफेयर सीरीज़ में ऑलरेडी जो हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है उसमें हम लोगों ने कवर किया हुआ है सब के सब, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं आप उसको। हाँ, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि फॉलिंग रुपी कैन इंक्रीज आवर इम्पोर्ट। क्या रुपये का गिरना है ना, क्या उससे हमारी आयात बढ़ सकती है? क्या रुपये के गिरने से कभी हमारी आयात बढ़ सकती है? क्या रुपया अगर गिरेगा यानी रुपया के डॉलर के मुकाबले अगर कमज़ोर होगा तो क्या इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा? क्या ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। रुपये अगर इंपोर्ट करेंगे, मान लो एक चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हमको है ना 1 रुपया लगता है, मान लेते हैं कि 1 रुपया लगता है हमको एक वस्तु को इंपोर्ट करने के लिए। अभी रुपया की वैल्यू अगर गिर जाएगा तो अभी उसी वस्तु को इंपोर्ट करने के लिए अभी हमको 1.5 रुपया लगेगा, मान लेते हैं अपन। तो अगर किसी वस्तु को अगर इंपोर्ट करने के लिए 1.5 रुपया लग रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहेगा तो अपन अगर उसी 1 रुपये में इंपोर्ट करना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? वस्तु के इंपोर्ट में कमी करनी पड़ जाएगी, राइट। वस्तु की इंपोर्ट में कमी करनी पड़ जाएगी, और जब वस्तु की इंपोर्ट में आप कमी करेंगे तो क्या होगा? आपके डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि महंगाई डिपेंड करता है आपके डिमांड और सप्लाई पे। तो डिमांड कम, राइट, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। सॉरी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाएगा ना। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है आपका, राइट। फॉलिंग रुपी कैन इंक्रीज इम्पोर्ट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो दोनों आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इससे हम लोग अभी दोनों गलत है तो इसका मतलब क्या होगा? नीदर 1 है नीदर 2, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है आपका, तो यहाँ भी आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए वाइडर इकॉनमी हाउ रुपी वैल्यू इज़ डिटरमाइंड। ठीक है, किसी व्यापक अर्थव्यवस्था में रुपी का जो मुद्रा जो हमारा रुपी है उसका वैल्यू कैसे है ना आपको निर्धारित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ रुपी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रुपी। अगर रुपी का सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या रुपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है? क्या सप्लाई अगर बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ का सप्लाई अगर बढ़ता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कम जाती है। किसी भी चीज़ में हम देखिए, अगर आप प्रोडक्शन करोगे, किसी भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा कर दोगे या डिमांड उस रूप से नहीं है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू को कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका दाम कम हो जाएगा, राइट। तो रुपया का अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो रुपया की वैल्यू घट जाएगी। तो ये ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो जब पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से देखें तो इससे इसी को हम लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि डिमांड ऑफ रुपये इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रुपी। क्या अगर डिमांड बढ़ जाए, राइट, अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड बढ़ जाए हमारा, तो किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वैल्यू भी बढ़ेगा। हमारा डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में तो वैल्यू भी बढ़ेगा भाई। तो ये अपना एक सही स्टेटमेंट है आपका। तो दो आपका सही स्टेटमेंट है, तो दो आपका स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन हम देखेंगे क्योंकि इसका यूपीएससी में बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा। तो पहला स्टेटमेंट ए गलत है, डी गलत है, बाकी बच गया बी और सी। अब बी और सी में से दोनों सही है, यानी सेकंड सही है। अब 4 यहाँ पे देखिए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यानी कहने का मतलब है कि 4 आपका सही होगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से देखें, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और हमने ऑलरेडी 2 गलत कर चुका है, तो 4 सही होना चाहिए, ठीक है। 4 को देख लेते हैं पहले कि डिमांड ऑफ रुपी डिपेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट भी सही ही है,
राइट। और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी देखें सही है, तो इसका मतलब ये सही हुआ, यानी कि ठीक है। अभी थर्ड देखना पड़ेगा कि थर्ड क्या बोल रहा है। आरबीआई हैंडल बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रुपी, नहीं, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। आरबीआई सिर्फ सप्लाई को हैंडल करता है, डिमांड को हैंडल नहीं करता। डिमांड हमेशा मार्केट बेस्ड होता है। डिमांड होता है बेसिकली कि इकोनॉमी के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका डिमांड। जिस हिसाब से प्रोड्यूस होंगे उस हिसाब से आपका डिमांड होगा। लेकिन आरबीआई हमेशा वैल्यू यानी कि रुपी का सप्लाई आपको मेंटेन करता है। तो आरबीआई सिर्फ सप्लाई मेंटेन करता है, ना कि डिमांड। तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। तो जब 1 और 3 गलत हो गया, यानी कि 3 ये गलत हो जाता है यहाँ पे, तो आपका ये सही हो जाएगा, सी, राइट। तो सी इज राइट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से हम किस तरह से हम आंसर की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूपीएससी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अदरवाइज यूपीएससी निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुड समार्थियंस। न्यूज़ में चल रहा है आपका गुड समार्थियंस, ठीक है। ये न्यूज़ में देखा गया है कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर रिगार्डिंग दैट। गुड समार्थियंस हाल ही के समाचारों में देखा गया है, इसके बारे में सबसे अच्छा संभव उत्तर क्या है आपका। तो आंसर आपका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला बोल रहा है आपका कि ए पर्सन हु रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल असिस्टेंट टू ए विक्टिम एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट। एक व्यक्ति जो दुर्घटना के स्थान पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ए पर्सन हु प्रोवाइड्स बेस्ट गुड्स एंड सर्विस इन इकॉनमी। एक व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम सामान और सेवा प्रदान करता है। ए पर्सन हु वर्क्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन द कंट्री। ए व्यक्ति जो देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करता है। और चौथा है आपका ए पर्सन हु प्रोवाइड चीप प्रोडक्ट्स टू नीडी पर्सन। एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद व्यक्ति को सस्ते उत्पाद प्रदान करता है। तो ये 4 आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गुड समार्थियंस बेसिकली वो होते हैं बेसिकली जो रोड एक्सीडेंट में जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय राइट गोल्डन आवर्स में, यानी कि उस समय आपको जो इमरजेंसी मेडिकल या नॉन मेडिकल मुहैया असिस्टेंट प्रोवाइड करता है उनको बोलते हैं गुड समार्थियंस, ठीक है। तो ये पहला आपका सही है इसका डायरेक्ट। ए पर्सन हु रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल असिस्टेंट टू ए विक्टिम एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, उसी को बोलते हैं गुड समार्थियंस, है ना। यानी कि एक व्यक्ति जो दुर्घटना के स्थान पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं गुड समार्थियंस। इसके एग्ज़ाम में यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, राइट। इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि गुड समार्थियंस क्या होता है आपका। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर व्हीकल एक्ट 2019, है ना। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के संबंध में कथन है, उसको हम देखते हैं क्या कथन, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट। यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट की बात कही गई है इन रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर में देखे थे कि गोल्डन आवर्स में गुड समार्थियंस, राइट। तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट, यानी कि आपको निःशुल्क ट्रीटमेंट कैशलेस, ठीक है, इन द रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग आपका गोल्डन आवर्स में, यानी बिना कैश का ट्रीटमेंट आपको किया जाएगा गोल्डन आवर्स में। तो ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है, मोटर व्हीकल अधिनियम में है, ठीक है। ये स्वर्णिम समय यानी स्वर्णिम समय जिसको गोल्डन आवर बोला जाता है, उसमें अगर सड़क दुर्घटना में कैशलेस उपचार का प्रावधान है तो ये एक सही स्टेटमेंट है। रिकॉल ऑफ व्हीकल्स इफ दिस क्रिएट सेफ्टी रिस्क, है ना। मोटर वाहन अधिनियम में क्या व्हीकल को रिकॉल करने का यानी व्हीकल को बुलाने का, यानी कि अगर मैन्युफैक्चर व्हीकल ने निर्माता यानी जिन्होंने बनाया है और आपने उससे ख़रीदा है और आपका व्हीकल, है ना, किसी कारणवश, है ना, आपको ऑटोमेटिक उस सेफ्टी यानी कि आपको जोखिम पैदा कर रहा है, वेदर आपके लिए जोखिम पैदा कर रहा है या एनवायरनमेंट के लिए जोखिम पैदा कर रहा है, तो उस हिसाब से, ठीक है, अधिनियम में ऐसा लिखा गया है कि इस तरह के व्हीकल्स को जो निर्माता है उसको रिकॉल कर लेगा, है ना, उसको वापस ले लेगा और उसके जगह पर आपको जो भी व्हीकल का जो भी खर्च है ना, वो आपको दे देगा या उसके बदले में बेहतर व्हीकल आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो टैक्सी एग्रीगेटर्स हैव टू मैंडेटरी टेक द लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट। जो टैक्सी एग्रीगेटर्स कौन होते हैं, बेसिकली दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ओला हो गया आपका, ऊबर हो गया आपका, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो टैक्सी जिनके पास होता है ना, ड्राइवर्स यानी जिनके पास है
और जो लेने वाले हैं, जैसे कोई कस्टमर जो वहाँ पे टैक्सी में बैठेंगे, तो उनके बीच में एक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। ओला उबर वैसा ही करता है आपका, है ना। तो उनको बोलते हैं टैक्सी एग्रीगेटर्स। तो उनको मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको स्टेट से, एज़ पर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए तीनों आपको सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही है। टैक्सी एग्रीगेटर्स को लाइसेंस लेना अनिवार्य है और वाहनों को वापस बुलाना भी पड़ेगा अगर वो सुरक्षा जोखिम पैदा करता है तो। और स्वर्णिम समय में ऑब्वियसली कैशलेस उपचार का प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। स्नेक आइलैंड, रिसेंटली आपको न्यूज़ में आपने सुना होगा स्नेक आइलैंड, राइट। तो ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो था चल रहा है बेसिकली, उसमें स्नेक आइलैंड पे बार बार किया जाता है कि रशिया ने क्लेम किया स्नेक आइलैंड पे, फिर यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पे क्लेम कर लिया, राइट। तो स्नेक आइलैंड कहाँ पर है एक्चुअली, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो स्नेक आइलैंड पड़ता है आपका ब्लैक सी में, ठीक है। स्नेक आइलैंड कहाँ पड़ता है आपका, ब्लैक सी में, राइट। तो इसका आंसर है आपका ब्लैक सी। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूक्रेन, टर्की, रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, विच ऑफ द अबव आर कंसिडर से ब्लैक सी नेशंस। अभी ब्लैक सी में हमने पढ़ा कि आपका स्नेक आइलैंड है। अभी उसी से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ब्लैक सी के आसपास जो नेशंस है जिसको बोलते हैं ब्लैक सी नेशंस, वो कौन कौन है। तो इनमें से आपको जानना पड़ेगा, इसमें से आपको ऑप्शन निकालना है। तो अभी से हमने पढ़ा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, दोनों ब्लैक ये आपके स्नेक आइलैंड को लेकर के, अलग स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में। तो अभी यूक्रेन और रशिया तो होगा ही होगा, तो 1 और 3 तो होगा ही होगा, वो पता है हमको। तो 1 3 1 3 1 3 तीनों है 1 3, तो इसमें सारे हैं 1 3, ओके। तो हम जान लेते हैं कि ब्लैक सी है कहाँ पे। तो दिस इज मान लेते हैं कि ये ब्लैक सी है, ये है ब्लैक सी, राइट। ये इधर पड़ गया आपका यूक्रेन, है ना, दिस इज, ये उधर है यूक्रेन, यूक्रेन। और इधर पड़ गया आपका रशिया, ठीक है। आपका इधर पड़ गया आपका टर्की, ठीक है। और टर्की हो गया आपका, और इधर पड़ गया आपका रोमानिया, है ना। और इधर पड़ गया आपको जॉर्जिया, ठीक है। और इधर पड़ गया आपका बुल्गारिया, रोमानिया थोड़ा बड़ा है इसमें। तो ये हो गया आपका रोमानिया, ये हो गया आपका बुल्गारिया, और टर्की, जॉर्जिया, रशिया, ठीक है। और मोल्डोवा पड़ता है आपका यूक्रेन, इस तरह से आपका यूक्रेन ऐसा है थोड़ा सा, और रोमानिया और ऐसा। तो यहाँ पर आपका पड़ता है आपका एक्चुअली में मोल्डोवा, मोल्डोवा जो है आपका यहाँ पड़ता है। तो मोल्डोवा ब्लैक सी में नहीं पड़ता है, ठीक है। मोल्डोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच में पड़ता है ना मोल्डोवा। तो इसमें मोल्डोवा नहीं होगा, मोल्डोवा इज़ रॉन्ग। तो जब मोल्डोवा नहीं होगा तो 4 रॉन्ग 4 रॉन्ग 4 रॉन्ग, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस हिसाब से हम लोग आंसर एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। अगर आपको एक भी अगर आंसर आपको नहीं आता है उसमें से आप उसमें से शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि ये गलत है, तब उससे आप आंसर को पा सकते हैं, राइट, और राइट आंसर खोज सकते हैं। यही होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का ताकत, ठीक है। तो हमको ब्लैक सी के बारे में पता चल गया, ब्लैक सी कहाँ पर है, और यहीं पर है आपका स्नेक आइलैंड, यहाँ पर है आपका स्नेक आइलैंड, ठीक है। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से घिरा हुआ है आपका ब्लैक सी, और यूक्रेन और रशिया के बीच में है यहाँ पर आपका होता है सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में पड़ता है सी ऑफ अजोब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन यूएसए। इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक वुमेन को, है ना, पहली ब्लैक वुमेन बनी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन, ठीक है, यानी कि अश्वेत महिला, है ना। सर्वोच्च, अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो ये बनी है आपकी केतांजी ब्राउन जैक्सन,
केतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केतांजी ब्राउन जैक्सन। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, कावनी, भवानी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, अमरावती। तो विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड द राइट बैंक। क्वेश्चन को देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। तो आपको कावेरी रिवर पता होना चाहिए, कावेरी रिवर है ना, तभी जाके इसका आंसर निकल पाएगा। तो कावेरी रिवर कुछ ऐसा होता है, ऐसा बहता है कावेरी रिवर आपका, ठीक है। तो इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट, क्योंकि बह ऐसा रहा है, ठीक है, फ्लो इसका इस तरह से है। तो इधर से निकलती है आपका कावेरी, है ना, निकल के आपको बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। तो इधर हो गया आपका कर्नाटका, इधर है तमिलनाडु, राइट। यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मिट्टू डैम भी पड़ता है, मिट्टू डैम, ठीक है। तो कावेरी निकलती है आपकी तला कावेरी से, यहाँ पे तला कावेरी है, तो तला कावेरी से निकलती है और निकल के तमिलनाडु के होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो अभी हम लोग पहले जान लेते हैं इसके लेफ्ट बैंक राइट बैंक क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं आपका कावेरी का। तो आपका हो गया यहाँ पे, इधर होता है आपका हरंगी, राइट, हरंगी। इधर होता है आपका फिर हेमावती, हेमावती। फिर हो गया आपका शिमशा, फिर हो गया आपका अर्कावती, ठीक है। इधर होता है आपका लक्ष्मण तीर्थ, फिर होता है आपका कावनी, ठीक है। फिर होता है आपका भवानी, फिर होता है आपका नोयाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछ देंगे, आपको पता होना चाहिए पूरा। उधर होता है अमरावती, ठीक है। और यहाँ पे आपका कृष्ण राजा सागर डैम भी है आपका, तो वो भी हम लोग जान सकते हैं। के मैं लिख देता हूँ, के फॉर कृष्ण सागर डैम यहाँ पर। तो हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है कावेरी रिवर का। राइट बैंक मतलब इस साइड का, ये वाली साइड का पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको कावनी है, तो कावनी है, भवानी है, भवानी है, और आपका क्या है, अमरावती है, तो अमरावती है, राइट। और बाकी हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये आपका हो गया आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये नहीं होगा, तो 1 2 6 होगा, राइट, 1 2 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंदरूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंदरूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंदरूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिंदरूनी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बोल रहा है, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? और सेकंड का स्टेटमेंट बोलता है क्या इसका नाम जो सिंदरूनी पड़ा है, सिंदरूनी ट्रीज के कारण पड़ा है? तो बेसिकली सिंदरूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका पड़ता है, आपको केरल में पड़ता है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, ये है आपका अगस्त्य हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। तो ये आपका क्या है, अगस्त्य हिमालय, अगस्त्य हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका पार्ट है। तो ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वन इज रॉन्ग। सिंदरूनी वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी यानी अभ्यारण्य का नाम जो पड़ा है वो सिंदरूनी ट्रीज के पड़ा है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। सिंदरूनी ट्रीज के कारण नहीं हुआ है, ये हुआ आपका चेनकुरुंजी, चेनकुरुंजी ट्रीज है। रिसेंटली न्यूज़ में चेनकुरुंजी ट्रीज है क्योंकि इसका क्लाइमेट के कारण इसका पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा चेनकुरुंजी ट्रीज का, और इसकी संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है चेनकुरुंजी ट्रीज का, ठीक है। इसलिए एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है सेव चेनकुरुंजी करके, सेव चेनकुरुंजी करके कैंपेनिंग भी चलाया जा रहा है।
इसको बचाने के लिए, चिनक्रुंजी ट्रीज़ को। और ये बेसिकली आपको ज़्यादा मिलता है कहाँ पे, सिंधुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका नाम सिंधुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा है चिनक्रुंजी ट्रीज़ के ऊपर। और चिनक्रुंजी जो ट्रीज़ होता है बेसिकली बोलते हैं इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये आपके लो ब्लड प्रेशर में भी यूज़ होता है और आपके आर्थराइटिस में भी आपका यूज़ होता है आपको, ठीक है, चिनक्रुंजी। तो यहाँ पे दोनों गलत है आपका, करेक्ट पूछ रहा है तो दोनों गलत है आपका, ठीक है। एक नया मैमल है ना, स्पीशीज, ठीक है, स्तनपायी आपका प्रजाति मिला है जिसका नाम है कोकरीडूरा नारकोंडामिका। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूपीएससी इस तरह के सवाल हमेशा पूछता है ना। कोकरीडूरा नारकोंडामिका ये आपको बेसिकली अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के नारकोंडम से मिला है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नारकोंडामिका, है ना। नारकोंडैम आइलैंड है जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में बहुत सारे आइलैंड है जिसमें से एक आइलैंड का नाम है नारकोंडैम। तो वहीं पे एक मिला है कोकरीडूरा करके, ठीक है। तो ये जो कोकरीडूरा है आपका ये किससे बिलोंग करता है, तो कोकरीडूरा जो बेसिकली आपको श्रू से बिलोंग करता है। एक वाइट टूटेड श्रू है आपका, वाइट है ना, टूटेड श्रू, ठीक है, उससे बिलोंग करता है आपका कोकरीडूरा नारकोंडामिका। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रू। टू डेवलप रूट्स इन प्लांट्स विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, है ना। पौधों में जड़ों का विकसन यानी विकसित करने के लिए कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो जो पौधों में जो जड़ जब विकसित होता है उसके लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सिन एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि जो पौधों में जो जड़ विकसित होते हैं बेसिकली, राइट, उसके लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार है, तो वो है ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। और एथिलीन के कारण तो आपका फल राइप हो जाता है ना, फल के पकने का जिम्मेदारी होता है आपका, है ना, आपका एथिलीन के कारण। तो एथिलीन, ऑक्सिन, ये सारे हार्मोन्स हैं आपके। रिसेंटली MADS27, राइट, एक जीन एडिटिंग पाथवे फाउंड हुआ है। MADS27 जीन एडिटिंग पाथवे, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये किस लिए पाथवे फाउंड हुआ, इससे कोई तो इसका रीज़न होगा। तो ये पाथवे बेसिकली क्या करता है आपका, ये काम करता है आपका कंट्रोलिंग नाइट्रेट ऑब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। पौधों में नाइट्रेट का अब्जॉर्प्शन का काम करता है आपका MADS27, ठीक है। MADS27 एक जीन एडिटिंग पाथवे है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जो प्लांट पौधों में जो नाइट्रेट का ऑब्जॉर्प्शन होता है, नाइट्रेट का अवशोषण होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो MADS27 कंट्रोलिंग नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इन प्लांट, तो इसका आंसर होगा सी। रिसेंटली देखा गया है कि नासा का कैपस्टोन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। नासा का कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ है अभी। तो इसका एम क्या है इस मिशन का, नासा ने कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो नासा का कैपस्टोन उद्देश्य है बेसिकली टू नो द अर्थक्वेक इज मार्स। तो ये बोल रहा कि मार्स के अंदर जो मार्स में जो भूकंप आते हैं वो जानने के लिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टू नो द एस्ट्रॉइड्स ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये बेसिकली होता है आपका नासा का जो कैपस्टोन है, ये बेसिकली जो चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ताकि वहाँ पे नासा स्पेस स्टेशन बना सके, है ना। तो स्टडी द लूनर ऑर्बिट वेयर नासा विल, राइट, सेट ए स्पेस स्टेशन। तो इसका आंसर होगा डी एक्चुअली, राइट। चंद्र कक्षा का अध्ययन करने के लिए जहाँ नासा एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एक्चुअली। तो ये है आपका नासा का कैपस्टोन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका जो MCQ है, करंट अफेयर्स का MCQ, वो आपका फिनिश होता है, वो आपका समाप्त होता है बेसिकली। ये आपका 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, यूपीएससी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या भी कोई भी रेलेवेंट एग्जामिनेशन, तो वो आपके पूरे के पूरे यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर चैनल में अब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।